हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 30 जीके, जीएस और जीए का ये पार्ट 7 लेके आ गया हूँ, जो कि बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या इस तरह के जो भी एग्ज़ाम है जो 10th लेवल पे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं नेवी, एयरफोर्स वगैरह के लिए भी उस लेवल के क्वेश्चन ले करके आता हूँ। तो धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल अप होता जा रहा है, साथ साथ में कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। इसके अलावा आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जीरो से हीरो लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कोशिश करा है कि आपको प्रोवाइड किया जाए। 30 क्वेश्चंस में लाता हूं, ये 7वां सेट है, यानी कि इसको मिला के 210 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूं, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसका भी आंसर ज़रूर करें और साथ ही साथ आप PDF भी एट द एंड डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। जब खाने के सोडा को हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा धोवन सोडा, धोने का सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा वो। ठीक है, उसमें पानी रहता है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि पानी की मात्रा ज़्यादा गर्म करने के बाद क्या होता है, उसमें से खत्म हो जाता है और वो जल के बन जाता है धोने का सोडा। ठीक है, और यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसका प्रयोग जो है हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं, बेकरी उद्योग में करते हैं और प्रतिकारक के रूप में करते हैं। आगे है सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन होंगे? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए अध्यक्ष बने हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी सीआरपीएफ के नए डीजी बनते हैं। इसमें जो प्रमुख होते हैं उनको डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल। और एसएस देसवाल जो है ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, एसएस देसवाल ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं और इन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यानी कि आनंद महेश्वरी के डीजी बनने से पहले आईटीबीपी और सीआरपीएफ के कंबाइंड प्रमुख थे एसएस देसवाल, और अब क्या है कि आनंद महेश्वरी आईटीबीपी सीआरपीएफ के प्रमुख बन गए हैं। तो एसएस देसवाल सिर्फ आईटीबीपी के हैं और सीआरपीएफ के आनंद महेश्वरी हैं। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वीके जौहरी ये बीएसएफ के अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं, प्रमुख हैं, डीजी हैं, आप जो भी कह लें। ठीक है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे ये किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आज के एग्जाम्स में ये जो डेज होते हैं, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया दिवस आपको देखने को मिल जाएगा। एसएससी में भी कई बार अगर आप सीजीएल का लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कभी कभार नया दिवस देखने को मिलता है। इसीलिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो में कभी कभी कुछ ऐसे यूनिक्स, जैसे विश्व कछुआ दिवस के बारे में आपने कम ही लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे, वर्ल्ड वेजिटेरियन दिवस होता है, वर्ल्ड वेगन डे होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत कम सामने हमारी आती हैं, लेकिन उन सबको मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 23 मई। 23 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। और वहीं 20 मई को हम विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, 20 मई को हम, यहाँ जो 20 मई है ये विश्व मधुमक्खी दिवस, और 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। कौन सी ग्रंथि एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि? पित्त यहाँ पे मतलब है पित्त, जो कि एक पाचन तरल पदार्थ है, उसको स्रावित करती है। तो पित्त स्रावित करने का जो काम है ये यकृत का होता है। ठीक है, यकृत का याद रखेंगे आप। और इसको स्टोर किया जाता है पित्ताशय में। कहाँ किया जाता है?
पित्ताशय में, यकृत से निकलता है और ये पित्ताशय में जमा होता है, याद रखेंगे आप। और यकृत ग्रंथि पित्त का पाचन तरल पदार्थ स्रावित करता है, यानी कि पित्त जो एक प्रकार का पाचन पदार्थ है ये इसको स्रावित करता है। पित्त मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत की बात हो रही है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त पीले और हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? अब देखिए गलनांक क्या है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो उसका वो क्या है, गलने लगता है। तो हर चीज़ का टेम्परेचर जितना अलग अलग टेम्परेचर पे वो पिघलता है। जैसे आप देखो तो बर्फ़ को अगर आप बाहर लाओ तो वो रूम टेम्परेचर पे ही पिघलने लगता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जल्दी पिघल जाएंगी। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी पिघल जाता है। उसी हिसाब से मैं और भी कई चीज़ों को लूँ तो वो लेट से पिघलता है। तो जो जल्दी पिघल जाए उसका गलनांक उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे मान लो ये 4 पदार्थ दिए हुए हैं, तो इन चारों को हम एक कंटेनर में डाल के इनको हीट कर रहे हैं, ठीक है, इनको हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या देखेंगे हम कि जो सब पे धीरे धीरे सबका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पहले 100 दिया गया, फिर 500 दिया गया, इस तरह से मान लो धीरे धीरे 101, 102 करते हुए 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले पिघल जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले, उसका गलनांक सबसे कम होगा। और हीट बढ़ाते बढ़ाते जिसका जो सबसे लेट से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो उसका गलनांक सबसे ज़्यादा माना जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। अभी नाइट्रोजन क्यों होगा, क्योंकि आप देखो तो सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है। सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है। और अगर आप ये देखो, अगर आपको पता होगा, साइंस आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो इसमें आपको क्या कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरी अवस्था होती है लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। जब आप सॉलिड चीज को गर्म करोगे तो वो गर्म होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब लिक्विड को गर्म करोगे तो वो कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ज़्यादा देना पड़ता है सॉलिड चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को, तो वो जाके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब आप समझो कि जो चीज़ ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, माइनस टेम्परेचर में भी जाना पड़ सकता है आपको। 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में ही रहता है। तो उसको माइनस में ले जाएंगे तो जाके ये क्या होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो सबसे कम नाइट्रोजन का ही होगा हमारा गलनांक, ठीक है। और नाइट्रोजन का गलनांक सबसे कम होता है। आगे है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत, ये बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जब से शुरू किया है तब से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और विश्व में सबसे अधिक बाघ वाला देश जो है वो भारत है। और भारत में 2967 बाघों की संख्या है। और राज्य में सबसे अधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम जोड़ दें श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ तो ये वोल्टमीटर बन जाएगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है ये 10 से 6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकती है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर का जो वो 0 होता है। और वोल्टमीटर को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है वोल्टमीटर को, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये वोल्टमीटर को, गैल्वेनोमीटर दूसरा होता है, वोल्टमीटर दूसरा होता है, एमीटर दूसरा, अलग अलग होता है ये सब चीज़, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ठीक है। और ब्रुसेल्स की राजधानी
ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। यहाँ पे ऑप्शन में जो 4 आपको दिए हुए थे उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे क्या है, ब्रुसेल्स, तो पहला ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी, हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी, डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी, और ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी हो जाएगी। नक्शों में एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? नक्शा जो होता है, मैप्स जो होता है, उसमें एक बंधा हुआ संग्रह भी होता है, उसको बांधा हुआ एक संग्रह होता है, यानी कि सभी नक्शों को एक जगह बुक के फॉर्म में कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एटलस। आप कभी बुक स्टोर पर जाओ, आप उसको कहना कि मुझे एटलस दे दो भाई साहब, आप उसको कहो कि मुझे एटलस चाहिए, तो वो आपको मैप्स का एक किताब दे देगा, ठीक है, उसको एटलस कहते हैं। और एनेक्सीमेंडर जो है वो प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का ग्लोब का निर्माण किया था मार्टिन बेहम ने, और भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था। भारत का, स्पेशली भारत के लिए मानचित्र सबसे पहले बनाया था एनविले ने, और विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था, ये भी आप याद रखेंगे। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं की जीवनी लिखी थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी, और हुमायूं की जीवनी उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं कौन था? मुगल वंश का दूसरा राजा था, बाबर का पुत्र, अकबर का बाप। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रथम बार वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रथम बार वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो आपातकाल किया गया था 352 के तहत। देखो हमारे देश में 3 अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके तहत हम आपातकाल घोषित कर सकते हैं, 352, 356 और एक होता है 360। 360 तो 356 जो होता है इसके तहत हम किसी भी स्टेट में जो हम लगाते हैं राष्ट्रपति शासन वो लगता है, यानी कि 352 जो है ये बाह्य आक्रमण के दौरान हम लगाते हैं अपने देश में, और 360 होता है अगर हमारा पैसा बहुत ही कमज़ोर हो जाए तो, ठीक है। तो आज तक हमारे देश में ये वित्तीय आपातकाल तो लगा नहीं है 360 के तहत, उसके अलावा 356 और 352 तो लग चुके हैं। तो पहली बार लगा था 352 के तहत हमारे देश में 1975 में, और 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपात की घोषणा भारत में किया गया था। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। प्रथम बार आपातकाल चीन के युद्ध को लेकर, दूसरी बार पाकिस्तान से युद्ध को लेकर, और तीसरी बार यहाँ पे ये आंतरिक के कारण लेंगे। अब इस चीज़ को हटा दिया गया कि आंतरिक आपात आप नहीं लगा सकते हैं, और उसकी क्योंकि बहुत विद्रोह हुआ था उसका, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हमारे संविधान में परिवर्तन किया गया कि आंतरिक आपात की घोषणा अब से नहीं होगी। अब सिर्फ अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है, कोई बाह्य आक्रमण होता है, तो ही हम 352 का उपयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है, अगर संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय है कनाडा में, ठीक है। और ग्रीन जलवायु कोष का मुख्य कार्य पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक कोष जमा कर पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों को रोकना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्त्री और पुरुष के बीच साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर? तो ये अंतर है राजस्थान में, याद रखेंगे आप। राजस्थान की कुल साक्षरता दर जो है वो है 67.06, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.51 और वहीं महिलाओं की 52.66 ही है। सेलेस्टियल बॉडीज एक किताब है, इसके लेखक कौन है? सेलेस्टियल बॉडीज, इसको इस बार मान बुकर प्राइज भी मिला था, और इसको ये साहित्य का नोबेल भी इसको मिला था। तो ये है जोखा अलहर्थी ओमान की लेखिका हैं ये एक। भारतीय महाद्वीप में पहला मकबरा किसका था? भारतीय महाद्वीप में पहला मकबरा किसका था? मकबरा ये हुमायूं का मकबरा था, पहला मकबरा था हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो अकबर कालीन प्रथम इमारत है, याद रखेंगे। किसने कहा था बिहार का बंटवारा मेरी लाश पर होगा? बिहार का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, ये कहा था लालू यादव ने। और बाद में लालू यादव की सरकार ने ही इसको मंजूरी दे दी थी। उस समय राबड़ी यादव सीएम थी राज्य की, लेकिन आरजेडी की ही पार्टी चलती थी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो यह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है और 12 जो है वो नगर पालिका से है। इसमें अलग अलग दोनों को विषय दिए गए हैं, कितने कितने विषय पे नगर पालिका और कितने कितने विषय पे पंचायती राज कानून बना सकता है। आगे है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो हम रूपांतरित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा करते हैं। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, वहीं सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर में 2 तरह के डिवाइस आप माने अलग अलग फॉर्म में, तो ये एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो कि हम इन करते हैं कंप्यूटर में, आउटपुट जो कंप्यूटर से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, मॉनिटर पे हम कुछ भी देखते हैं तो मॉनिटर क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को बाहर निकालने का काम करता है। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट। वहीं कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में फीड करते हैं, इन करते हैं, तो वो इनपुट। माउस का प्रयोग करके हम कुछ भी फीड करते हैं तो वो इनपुट। स्कैनर भी, स्कैन करके हम कुछ भी कंप्यूटर पे लोड करते हैं तो वो भी इनपुट। वहीं प्रिंटर क्या हो जाएगा? प्रिंटर कुछ भी चीज़ को बाहर निकालता है तो वो आउटपुट। ठीक है, इस तरह से समझे आप। वहीं अगर हम एक साउंड बॉक्स देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज़ को बाहर निकाल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें आप समझेंगे। आसान होता है ये प्रश्न, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अच्छे मॉनिटर में 256 प्रकार के रंग आते हैं, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग जो है ये किया जाता है विस्फोटक के रूप में। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? उसके अगर कोई वस्तु फिसलती है, जैसे हम मान लो कोई भी बॉल सरफेस पे फेंक देते हैं तो वो फिसल रही है, जा रही है, लेकिन कहीं जाके वो रुक जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो किस वजह से उसकी स्पीड कम होती है? तो उसको हम घर्षण कहते हैं। घर्षण कहते हैं। अगर घर्षण ना हो तो हमारा चलना, अगर घर्षण नहीं हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप तेल लगे हुए सरफेस पे, आप कितनी भी सावधानी से चलो, आप फिसल ही जाते हो, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बिल्कुल ही नामात्र हो जाता है। घर्षण बहुत ही नामात्र हो जाता है। तो घर्षण अगर ना हो, जैसे स्पेस में घर्षण नहीं है, स्पेस में तो आप किसी भी चीज़ को फेंक दो, वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही चला जाता है, वो कहीं नहीं रुकता है। तो वैसे ही अगर घर्षण ना हो तो कुछ भी रुकता नहीं, वो कंटिन्यू चलता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे स्पेस में घर्षण नहीं होता है, स्पेस में भी मतलब स्पेस में बोल रहा हूँ, हमारे वायुमंडल में घर्षण नहीं होता है। वायुमंडल में बहुत प्रकार के क्या होते हैं? बहुत प्रकार के हमारे गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं? वो घर्षण का काम करती हैं। लेकिन स्पेस में ना गैस है ना कुछ है, इसीलिए वहाँ पर घर्षण नहीं होता है। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा आयोग ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने संविधान भाषा को हमारे जो सबसे पहले किस भाषा में उन्होंने लिखा था? तो इसको लिखा था अंग्रेजी और हिंदी में। अंग्रेजी और हिंदी में। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। मूल रूप से संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया था बना के, तो उसको अंग्रेजी से हिंदी में भी कन्वर्ट किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, यहाँ से कौन सा अलग है? तो यहाँ पे देखिए तो अलग अलग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन है। वहीं बारडोली सत्याग्रह आंदोलन ये है, ये आपको है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लूनी नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? तो ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, राजस्थान में कोटा के पास ये निकलती है, याद रखेंगे आप। ये लूनी नदी सॉरी अजमेर में एक पहाड़ है, अरावली पर्वत नाम पहाड़ उसको कहा जाता है, उससे निकलती है और जोधपुर के संभाग में बहती हुई गुजरात के कच्छ में वो चली जाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, को कौन स्पॉन्सर करता है? स्पॉन्सर कौन करता है? तो ये कोई भी कर सकता है, कोई भी बैंक जो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक है, जो हमारा कमर्शियल बैंक है, वो कोई भी कर सकता है। जैसे कि आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे वहाँ के लोकल, जैसे कि झारखंड में झारखंड ग्रामीण बैंक है, बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक है, राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण बैंक है। इस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के ये बैंक होते हैं। और उस जिले के, उस जगह के, जैसे कि मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का जो भी सबसे, जैसे दिल्ली में SBI बैंक टॉप बैंक है, तो वहाँ पर अगर कोई ग्रामीण बैंक होगा तो उसको स्पॉन्सर करेगा SBI। वहीं अगर आप छोटे से किसी जगह पे चले जाओ, वहाँ पे मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, वो वहाँ पे बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ पे वो लीड कर रहा है उस जगह को, तो बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक को, जो ग्रामीण बैंक है, उसको स्पॉन्सर करेगा। इस तरह से ये चीज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? कौन सा धातु की बात हो रही है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा धातु पाई जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे मैं नीचे में मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46% होता है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन भी अधातु है, धातु नहीं है ये, ठीक है, और उसके बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। लाल सड़ांध रोग, लाल सड़ांध बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? ये पौधों की बीमारी है, ये गन्ने में हो जाता है, गन्ने में, रेड रॉट इसको कहते हैं हम। और धान में अंगमारी रोग होता है, और धान में ही खैरा रोग भी होता है। वहीं गेहूं में टुंडू और ढीलापन रोग होता है, और सरसों में श्वेत गैरिक रोग प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो ये है त्वचा। त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। वहीं रक्त, अस्थि और स्नायु, ये सभी के सभी क्या हैं? संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारी का कारण है? पोलियो और चेचक जैसे गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं, कौन बनते हैं? विषाणु, वायरस। जैसे कि अभी हमारे देश में, विश्व में क्या फैला हुआ है? कोविड एक रोग फैला हुआ, ये भी वायरस के कारण होता है। ये कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। और विषाणु से होने वाले कुछ रोग हैं, ठीक है, जैसे एड्स है, चेचक है, पोलियो है, डेंगू है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, और एक इसमें आप कोविड भी ऐड कर सकते हैं। वहीं जीवाणु से होने वाले प्रमुख बीमारी कौन है? टाइफाइड है, तपेदिक है, प्लेग है, हैजा है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, कोड है, काली खांसी है। और वहीं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है पेचिस, निद्रा रोग, मलेरिया, कालाजार, डिप्थीरिया, पायरिया, बहुत सारे रोग हैं। नेक्स्ट है सामान्य उत्तल का प्रयोग किसमें होता है? सामान्यतः जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग ये पश्चदर्शी दर्पण में होता है। पश्चदर्शी दर्पण में इसका प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन हमने करे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस पर शेयर आप कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ और भी इसी तरह के नए नए अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।